नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। यहां उन्होंने राज्य को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यहां उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को पहला एम्स और 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। पिछले 9 साल में हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि नई शराब नीति मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। उन्हें सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे साजिश करार दिया है और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज बीरभूम में अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। शाह ने कहा कि वर्ष 2025 से पहले ही ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 133वीं जयंती है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। पीएम मोदी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर शत शत नमन। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर लिखा कि हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैसाखी, बोहाग बिहू, पुथांडू और उड़िया नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह त्योहार पारंपरिक नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मनाए जाते हैं और हमारे देश की सामाजिक संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि यह एक बहुत ही विशेष अवसर है जो उम्मीद, सकारात्मकता और सौहार्द पर जोर देता है। सभी के खुश और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तमिलनाडु में रूट मार्च निकालने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों राज्य सरकार की याचिका खारिज किए जाने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने अभी अब आरएसएस को पूरे राज्य में 45 जगहों पर रूट मार्च की अनुमति दे दी है। पुलिस की ओर से मार्च के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि तमिलनाडु में आरएसएस ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को पथ संचालन की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वस्तु व सेवा निर्यात में वित्त वर्ष 2022 से 23 में फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 770.18 अरब डॉलर का रहा, जो वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा के कुल निर्यात से 13.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 675.53 अरब डॉलर का था। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण की गति तेज हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 11,109 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केस 50,000 के पार पहुंच गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,356 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राज्य को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है। झारखंड के रांची में अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की छापेमारी शुरू हुई, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। इस छापेमारी में देर रात हिरासत में लिए गए 7 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राज्य के बड़गाई अंचल का अंचलाधिकारी
भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, प्रदीप बागची व फयाज खान शामिल हैं। बता दें कि यह मामला 9 जून 2021 को ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में हुई खरीद फरोख्त केस को जांच का आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया था। तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख अन्नामलई ने आज 1.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की एक लंबी लिस्ट सार्वजनिक की है। लिस्ट जारी करते हुए अन्नामलई ने दावा किया कि यह संपत्ति मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित डीएमके के प्रमुख नेताओं की है। इस लिस्ट में मंत्री दुरई मुरुगन, ईवी वेलु, के पोनमुडी सहित अन्य मंत्री शामिल हैं। अन्नामलई ने सीएम एम.के. स्टालिन पर आरोप लगाया कि 2011 के विधानसभा चुनावों से पहले चेन्नई मेट्रो रेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मामले में कंपनी का पक्ष लेने की एवज में उन्हें 200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज हमीरपुर जिले के अनु में राष्ट्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बैडमिंटन कोर्ट के साथ जूडो और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत 5 वर्षों के दौरान खेल सुविधाओं पर करीब 3,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को खेल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है। पुलिस ने सीएम केजरीवाल को 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। गोवा पुलिस की ओर से ये नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने और लगाने के मामले में जारी किया गया है। सम्मन के अनुसार अरविंद केजरीवाल को पेरनेम पुलिस के सामने पेश होना होगा। युवा पहलवान अमन सहरावत ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। 19 वर्ष के अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के अल्मास तमानबेकोव को 9-4 से शिकस्त दी। वहीं सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकुतो अराई को 7-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में चीन के वान हाओ झू को 7-4 से शिकस्त दी। बता दें कि अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में बैसाखी के पर्व पर बड़ा हादसा हुआ। उधमपुर जिले में एक फुट ब्रिज गिरने से कई बच्चों सहित कम से कम 40 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर के गांव में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि पुल ओवरलोडिंग के कारण ढह गया क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उस पर जमा हो गए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार प्रदेश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकार राज्य के कुछ वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा पर हवाई मार्ग से ले जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा कि इस योजना के तहत 25 जिलों के पात्र लाभार्थियों को 21 मई से 19 जुलाई के बीच हवाई जहाज से विभिन्न गंतव्यों की तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर के दर्शन कराए जाएंगे। असम के नववर्ष पर मनाए जाने वाले रोंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। गुवाहाटी स्थित सरू सजई स्टेडियम में बिहू डांसर्स और ड्रमर्स की परफॉर्मेंस हुई। बिहू कलाकारों ने 2 अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी एथनिक डांस परफॉर्मेंस को लेकर है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट के मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया के R21 मैट्रिक्स M टीके का उत्पादन अब भारत में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत भारत में उत्पादित टीकों का सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना में इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञानियों का मानना है कि इससे दुनिया में हर साल होने वाली करीब 5 लाख मौतें कम होंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि साल भर में 20 करोड़ टीकों का उत्पादन किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कारोबार के लिहाज से ये वर्ष नहीं बल्कि पूरा दशक भारत का है। कामत ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा कर कहा कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत है जो मंदी की आशंका से अछूता है। इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन में 75%, न्यूजीलैंड में 70%, अमेरिका में 65% और सऊदी अरब में 5% की मंदी आने की आशंका है, जबकि भारत में मंदी की आशंका 0% है।
देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल देखा गया है। इन वर्षों में सकल कर संग्रह में 172.83% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 19,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल प्रत्यक्ष कर एकत्र हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2013 से 14 में 7,21,000 करोड़ रुपए था। देश में वाहनों की बिक्री में लगातार तेजी बनी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में सभी श्रेणी में कुल वाहनों की बिक्री 2.12 करोड़ रही, जो उसके पहले के साल में 1.76 करोड़ रही थी। इसमें 20.36% की वृद्धि रही है, तो यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में बिक्री 26.7% रही। सियाम के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दोपहिया वाहनों की बिक्री में 16.9% की तेजी रही। इसकी बिक्री 2022 से 23 में 1.58 करोड़ रही है, जो 2021 से 22 में 1.35 करोड़ थी। चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार जग जाहिर है, जिसे लेकर रिपोर्ट फ्री एशिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुसलमानों के रोजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उइगर मुसलमान रोजा नहीं रखे, इसलिए चीनी पुलिस अपने जासूसों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जासूसों में आम इंसान, पुलिस अधिकारी और उस इलाके के समिति के सदस्य शामिल है। इतना ही नहीं, इस साल चीनी अधिकारियों ने उइगर मुस्लिमों को री एजुकेशन कैंपों में भी बंद कर दिया था।